कैरेक्टराइजेशन ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, कैरेक्टराइजेशन ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म। क्वेज़ी फेडरल, क्वेज़ी फेडरल और फेडरल इन फॉर्म, but unitary in spirit. Unitary in spirit. These both proverbs were used by one K.C. Weare. याद रखना, ये सब प्रोवर्बियल टाइप जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, है ना, इंटरव्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, मेंस एग्जाम में भी थीम इलैबोरेट करने के लिए कहा जा सकता है ना? तो केसी वियरे कह रहा है कि यूनिटरी फीचर्स ही डोमिनेट कर रहे हैं, फेडरल बस नाम नाम का है, थोड़ा है ना। ऐसा नहीं है कि फेडरल ज्यादा है और यूनिटरी थोड़ा थोड़ा है, वो कह रहा है कि यूनिटरी ही ज्यादा है, फेडरल थोड़ा थोड़ा है ना। ये उसके स्टेटमेंट का ये जिस्ट है। दूसरा, एक मॉरिस जॉन्स है, उन्होंने कहा ये बार्गेनिंग फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म हैज बीन characterized by Morris Jones as bargaining federalism. Morris Jones, bargaining federalism कहने का मतलब ये है कि जो स्टेट्स हैं, फेडरलिज्म में फोकस किसके ऊपर होता है? स्टेट्स के ऊपर, यूनिट्स के ऊपर। सेंटर क्योंकि कुछ मामलों के लिए एसेंशियली नीडेड है, इसलिए सेंटर रखा जा रहा है। फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट यही है कि स्टेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक सेंटर इसलिए बनाया गया है कि सेंटर इसेंशियली नीडेड है, पूरे रेल्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए, और कुछ कॉमन इंटरेस्ट के मैटर से उनको गवर्न करने के लिए। अदरवाइज स्टेट अपना सारा काम खुद ही कर सकते हैं, है ना। लेकिन क्योंकि हम स्टेट्स के बीच आपस में कुछ सिमिलरिटी है, कुछ कॉमन बॉन्ड्स हैं, तो उसको कैसे हम बेहतर तरीके से एडमिनिस्टर करें, मैनेज करें, है ना, उसके लिए एक बड़ी कंट्री सेंटर के साथ बनाना जरूरी है। इसी थिंकिंग के तहत अमेरिका में फेडरेशन बना। अमेरिकन फेडरेशन इज ए रिजल्ट ऑफ कॉम्पैक्ट और एग्रीमेंट अमंग स्टेट्स, है ना, कि एक सेंटर जरूरी है जो पूरे रेल्म को, पूरे कंट्री को प्रोटेक्ट करे, कुछ कॉमन मैटर्स में गवर्न करे। बाकी अधिकांश मैटर के लिए हम तो हैं ही एलिजिबल, है ना। तो फोकस स्टेट है। मॉरिस जॉन कहता है कि स्टेट जो है अपने ऑटोनॉमी को सेंटर के मुकाबले असर्ट करते हैं तो उनको वो मिलता है। जैसे फाइनेंसेस पर क्लेम करते हैं तो फाइनेंस उनको मिलता है, बार्गेनिंग उनको करनी पड़ती है ना। मतलब कोर्ट में भी वो जा सकते हैं कि भाई हमें हमारा शेयर नहीं मिला। अभी बिल्कुल रिसेंट एग्जांपल है, केरला ने, गवर्नमेंट ऑफ केरला ने यूनियन ऑफ इंडिया के ऊपर केस किया कि हमें हमारा फाइनेंशियल शेयर नहीं मिल रहा। दूसरा, पॉलिटिकल पावर्स के मामले में भी स्टेट सेंटर से बार्गेन करते हैं। तो एक बार्गेनिंग फेडरलिज्म है जहां पर स्टेट को हमेशा एफर्ट करना है, सेंटर से कॉम्पीट करना है कि उसको ऑटोनॉमी मिले, उसको एक पावर मिले। कुल मिलाकर के क्लियर कट पावर स्टेट्स को नहीं है, उनको हमेशा इस मामले में सेंटर से एक बार्गेनिंग ही करना पड़ता है। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है ऑस्टिन ने, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म
ऑस्टिन। कहने का मतलब कि इंडिया का फेडरलिज्म जो है या इंडिया का जो फेडरेशन है वो स्टेट के कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट को या उनके ऑटोनॉमी वाले इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए सच नहीं बना। इंडिया के फेडरेशन का पर्पस है कंट्री का एक बैलेंस्ड ग्रोथ, आपस में कोऑपरेट करें सेंटर और स्टेट, लिमिटेड एक्सटेंट तक स्टेट के रीजनल एस्पिरेशंस को भी फुलफिल किया जाए, लेकिन प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए? नेशन का ग्रोथ, नेशन का डेवलपमेंट। तो एक आपसी कोऑपरेशन के लिए ये ज्यादा काम करता हुआ दिखाई पड़ता है ये फेडरलिज्म, न कि स्टेट की ऑटोनॉमी यहां पर मेन इशू है। यहां पर इशू है कि आपस में कोऑपरेशन के थ्रू कैसे रीजनल यूनिट्स का एक बैलेंस्ड ग्रोथ हो, सो दैट कि वो नेशन के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सके, है ना। उसके बाद एक और है ऐसा, वो है आइवर जेनिंग्स का फेडरेशन विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। मीनिंग सेम ही है, फेडरेशन with centralizing tendency। centralizing tendency, Ivor Jennings। ये सारे ऐसे फैक्ट हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछा गया है प्रीलिम्स एग्जाम, तो याद रखना है इसको, क्योंकि ये थोड़ा फॉरगेटफुल टाइप का भी फैक्ट हो जाता है ना, कौन किसने कहा था, याद तो रह जाएगा सब्सटेंस, लेकिन किसने कहा था वाले पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसको थोड़ा बढ़िया मेमोराइज कर लेना बार बार देख करके। हमारे भी कंट्री में जो पहला केस आया जिसमें फेडरल मैटर्स या फेडरल फीचर्स के ऊपर डिस्कशन हुआ है, वो है वही स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1962 के दिसंबर में डिसाइड हुआ। जस्टिस बीपी सिन्हा का जजमेंट है, चीफ जस्टिस बीपी सिन्हा जो उस समय थे। वही बात है, सुई जनरस मतलब हमारी जरूरत के टाइप का है, जरूरी नहीं कि हम किसी दूसरे के मॉडल से कंपेयर करें, सुई जनरस का ही मतलब होता है ना, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी सिस्टम उस एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को ही देख करके बनाया जाता है। तो अमेरिका का सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे से डिफरेंट था, वहां स्टेट ऑटोनॉमी एक्सेप्टेबल थी, क्योंकि वहां स्टेट पहले से ही इंडिपेंडेंट थे या ऑटोनॉमस थे। बट इंडिया के अंदर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक्सप्लेन किया कि कभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं वो इंडिपेंडेंट स्टेटस में नहीं थे, है ना। सेंटर हमेशा से रहा है, उसने उनको पकड़ रखा है, सेंटर के कंट्रोल में यूनिट्स हमेशा ही रहे। जबकि अमेरिका के अंदर में स्थिति अलग थी, वहां पर क्या है कि ऑटोनॉमी थी, इंडिपेंडेंस था यूनिट्स के अंदर, और उन्होंने आपस में कॉम्पैक्ट किया। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के एग्जाम्पल में, दोनों के कंटेंट में थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। हमने अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग बनाया, मतलब सुई जनरिस है हमारा फेडरेशन, बन ही चुका है। एकदम मॉडल बनाने की जरूरत भी क्या है, जस्ट कि उनके यहां ऐसा है वो चीज हमारे यहां वैसा ही हो, ये जरूरी नहीं। हमारे यहाँ विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं हो सकता कि फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया गया, है ना। विमेन एम्पावरमेंट का आइडिया हमारे यहाँ सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है, लेकिन फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। ये गोल, ये ऑब्जेक्टिव हमने कभी इग्नोर नहीं किया, क्यों, है ना। तो मेन है कि हम गोल को अचीव करें, उस प्रोसेस में फॉर्मेट को पूरी तरह से बदल देने की जरूरत नहीं है। गोल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या है, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन, है ना, पावर ऑफ द नेशन। और इस गोल को अगर हम कोई पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप को फॉलो किए बिना अगर अचीव कर सकते हैं, तो एकदम अमेरिकन मॉडल को
एकदम ब्लाइंडफोल्डेड मैनर में फॉलो करने की क्या जरूरत है, हमें अपना नीड फुलफिल करना है। पहले सेंटर बड़ा स्ट्रांग हुआ करता था क्योंकि पॉलिटिकल पावर उसके पास बहुत थी और वो अक्सर पावर को मिसयूज करता, स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देता ऑन वन फ्लिम्जी ग्राउंड और दी अदर। बट आज के समय में एसआर बोमाई जजमेंट के बाद से पूरा पैराडाइम ही बदल गया कि अगर हाई हैंडेड मैनर में सेंटर अगर स्टेट के गवर्नमेंट को डिसमिस करेगा तो स्टेट जो है रिट कोर्ट्स में उसको चैलेंज कर सकते हैं, मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अब सेंटर जो है कम से कम स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने के मामले में कभी भी बिग ब्रदर या हाई हैंडेड मैनर के में तो काम नहीं कर पाएगा, चेक लग गया। दूसरा, जहां तक ये पॉलिटिकल सिनेरियो की बात है तो वो भी, उसमें भी काफी चेंज हुआ 1989 के बाद। रीजनल पार्टीज का इंपॉर्टेंस बढ़ा क्योंकि 1989 के बाद क्या हम देखते हैं कि एक लंबा दौर चला, एक लंबा फेज चला जिसमें कोएलिशन गवर्नमेंट सिर्फ सेंटर में बनते रहे। रीजनल पार्टी जो एक या दो एक स्टेट तक कन्फाइंड होती है, वैसी पॉलिटिकल पार्टी को हम रीजनल पार्टी कहते हैं। और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जनरली एक जनरल सेंस में वो होती है जिसका इन्फ्लुएंस एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा स्टेट के ऊपर। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग किसी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी या रीजनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज करता है। बट जनरली स्पीकिंग ए पॉलिटिकल पार्टी whose clout or influence is confined to one single state is generally called regional party। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना है ना, आंध्र प्रदेश वगैरह में तेलुगु देशम पार्टी, तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति, तमिलनाडु में डीएमके एआईएडीएमके, इधर पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है ना, और इधर भी है बिहार में जनता दल यूनाइटेड, नेशनल पार्टी ये भी, लेकिन बेसिक कैरेक्टर भी रीजनल का ही। यूपी की समाजवादी पार्टी है भी नेशनल पार्टी, लेकिन मतलब रियल इफेक्ट में वो क्या है, रीजनल पार्टी ही तो है रियल इफेक्ट में। वो तो क्योंकि वो कंडीशन वो फुलफिल करते हैं इसलिए नेशनल पार्टी के तौर पर उनको इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज कर दिया। बट इन एक्चुअल इफेक्ट समाजवादी पार्टी इज ऑल्सो ए रीजनल पार्टी क्लाउड के हिसाब से, प्रैक्टिकली बात करें। और ये रीजनल पार्टीज का इंपॉर्टेंस सेंटर में कैसे बढ़ा कि सेंटर में 1989 के बाद एक लंबे समय तक, कह लीजिए 2014 तक जब मोदी आए, 1989 से 2014 तक एक लंबा फेज चला जब सेंटर में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपने दम पर, अपने कैपेसिटी से गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कैपेबल नहीं थी। उसको लोकसभा में मेजोरिटी मार्क अचीव करने के लिए रीजनल पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ता, तब गवर्नमेंट बनती। और ऐसे में रीजनल पार्टी जो सपोर्ट प्रोवाइड करती तो वो अपने स्टेट के या दूसरे स्टेट के भी कॉज और कंसर्न को प्रॉपरली एड्रेस करवाना चाहती थी कि भाई हम आपको सेंटर में सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे स्टेट का डेवलपमेंट होना चाहिए, बेहतर ग्रांट्स मिलने चाहिए सभी स्टेट्स को, स्टेट के राइट को ज्यादा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, है ना। तो स्टेट का जो पावर बढ़ा, कोई भी ऐसा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, लीगल डेवलपमेंट हो जो स्टेट के पावर को, उसके कैपेसिटी को, उसके ऑरा को कंट्रीब्यूट करे, तो हम कहेंगे कि वो फेडरलिज्म के स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग करने वाली, स्ट्रेंथन करने वाली बात हुई ना। तो रीजनल पार्टीज का जो इमर्जेंस हुआ उसने फेडरल स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग बनाया। अब रीजनल पार्टी के बिना मोदी गवर्नमेंट बनी, मतलब एग्जैक्टली उनको 2014 में रीजनल पार्टी के सपोर्ट की ऐसा जरूरत नहीं थी, फिर भी रीजनल पार्टी को साथ रखा क्योंकि साथ मिलकर चुनाव, इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। तो रीजनल पार्टीज का एक वैल्यू फिर भी बना रहा। 2014 से 2019 तक जो है, 2019 के इलेक्शन में भी बीजेपी सिंगल हैंडेडली अपने दम पर जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, लेकिन रीजनल पार्टीज के साथ मिलकर, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था तो रीजनल पार्टी का इंपॉर्टेंस बना। 2024 में लेकिन फिर गेम चेंज हुआ।
अब रीजनल पार्टी जो है वो इंडिस्पेंसेबल हो गया मोदी गवर्नमेंट के लिए, उसके सपोर्ट से ही वो तो काम कर रहे हैं, बने भी हैं और काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि रीजनल पार्टीज का जो एक बार वो इमरजेंस पॉलिटिक्स में शुरू हुआ और जो उनकी स्ट्रेंथनिंग हुई, उनका जो फोर्टिफिकेशन हुआ, वो प्रोसेस आज भी चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल अकेले दम पर भी गवर्नमेंट बनाने के लिए कैपेबल हो तो वो रीजनल पार्टी को इग्नोर कर देगी। उनको मालूम है कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, इसलिए रीजनल पार्टी की इंपॉर्टेंस को अब जनरली वो इग्नोर नहीं करेगी। एक और बात यह है कि पहले बड़ी आसानी से चीजें हो जाती थी, अननोन रहती थी, अनपब्लिसाइज रहती थी, जनरली लोगों के अंदर उतना अवेयरनेस नहीं था। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा गेम चेंजर बन गया। अब हर बात की खबर पीसेस में ही सही जनता को मिलती है ना। चाहे पूरा न्यूज़पेपर का कंटेंट जनता ना पढ़े, फेसबुक तो ओपन करती है जनता, व्हाट्सएप मैसेजेस तो पढ़ती है, पता नहीं कौन से जगह से वो फॉरवर्डेड मैसेज आता है। तो थोड़ा थोड़ा भी तो ज्ञान मिलता है जनता को कि सेंटर ने किस स्टेट के ऊपर अत्याचार कर दिया, है ना। तो जनता में अब जागरूकता जो बढ़ी है, तो इसका फायदा भी तो रीजनल पार्टीज को मिला है कि रीजनल पार्टी सेंटर के द्वारा किए गए किसी भी इनजस्टिस के मामले में अगर कोई बात करेंगे तो जनता में एक अवेयरनेस क्रिएट होगा। और ये सेंटर की पार्टी के लिए, नेशनल पार्टी जो रूल कर रही है सेंटर में, उसके लिए अच्छा नहीं है ना। तो समय रहते संभल जाता है सेंटर, कोशिश तो करता है कभी कभी कि थोड़ा स्टेट को परेशान करे, लेकिन बात तुरंत हाईलाइट हो जाती है। कई ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पर ओपोजिशन रूल्ड स्टेट को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करने की कोशिश होती है, लेकिन क्योंकि न्यूज इतनी जल्दी हाईलाइट हो जाता है कि सेंटर के ऊपर एक मोरल प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना। और इस वजह से जो है चीजें बैलेंस में ही रही हैं। कोर्ट का तो डर है ही, सबसे बड़ा डिटरेंस किसने क्रिएट किया? एसआर मोबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत बड़ा डिटरेंस क्रिएट कर दिया कि सेंटर जो है स्टेट के ऊपर कोई आर्बिट्ररीनेस का काम नहीं करे। जरूरी नहीं कि एकदम ऑटोनॉमी हो, जैसा कश्मीर को ऑटोनॉमी जैसा था, है नहीं। जस्टिस रोहिंटन फाली नारीमन की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, बढ़िया लिखते हैं, बोलते हैं, और उन्होंने कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर ओनली द वन एंड ओनली स्टेट दैट रिप्रेजेंटेड द फीचर ऑफ ए ट्रू फेडरेशन, है ना। जम्मू कश्मीर का ही सिचुएशन ऐसा था जो लगता था कि इंडिया एक फेडरल सिस्टम में है, क्योंकि उसको मैक्सिमम लैटिट्यूड तक ऑटोनॉमी थी, है ना। लेकिन उस ऑटोनॉमी ने कंट्री के एक्सपीरियंस को कोई अच्छा तो नहीं बनाया, एक बिटरनेस ही रहा बना हुआ, है ना। तो वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा। सेपरेट फ्लैग, सेपरेट पॉलिटिकल स्टेटस, वो एक्सपीरियंस इंडिया के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।